ठीक है अभिषेक झा। चलिए, से एक बात तो स्पष्ट और साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दंभ भर रहे थे कि हमारी दिलचस्पी नहीं है ऐसी बैठकों में और ऐसी बैठकों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री जी ने अपना इतना कीमती समय देकर इतना विश्लेषण करके इस बात पर मुहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में इस बात को लेकर जबरदस्त बेचैनी है। चलिए, प्रोग्रेसिव सोच के लिए नहीं, कम से कम इसी बहाने पटना की धरती को, बिहार को प्रधानमंत्री जी ने याद किया। मुझे लगता है कि परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपने आजू बाजू देखना चाहिए, राजनाथ सिंह जी के विषय में सोचना चाहिए, अमित शाह जी के विषय में सोचना चाहिए, अनुराग ठाकुर जी को देखना चाहिए, पंकजा मुंडे जी हैं, मेनका गांधी हैं, उनके सुपुत्र हैं, अनगिनत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। बिहार में आप चले आएंगे तो कई आपको पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई पड़ेगी। कई ऐसे उदाहरण है। मैडम, मैंने आपके विषय में नहीं बोला, मैंने आपके समय में नहीं बोला, मैंने आपके समय में नहीं बोला। आप तो सीनियर है मैडम, डिबेट के डेकोरम को मेंटेन रखिए। मैंने सुन ली आपकी बात, बहुत सारा मसला है। ऐसे कई जो हमारे यहाँ परिवारवाद की और वंशवाद, तो वंशवाद और परिवारवाद पर ऐसे नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी। और भ्रष्टाचार के मामले में तो जबरदस्त है भाई, इनके पास प्योर वॉशिंग मशीन है। हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, सारे अपराध धुल जाते हैं, सारे आरोप धुल जाते हैं, सीएम तक बन जाते हैं। नारायण राणे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अनगिनत ऐसे मसले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद पर बोलते हैं ना, तो अपने आप में एक नया जुमला दिखाई पड़ता है। खैर, प्रधानमंत्री जी अगर एजेंडा ही सेट कर रहे थे तो देश के लोगों को बताते कि इतने वर्षों तक जो वादा नहीं पूरा किया उसका कारण क्या था। और अगर सचमुच वो चाहते हैं कि देश की जनता उन पर फिर से एक बार भरोसा करे, तो अच्छा तब लगता जब प्रधानमंत्री जी अपने आगे का रोड मैप बता रहे होते। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को एक बार फिर से गुमराह ही किया है। और अच्छी बात क्या है ना इसमें कि प्रधानमंत्री जी ने खुद साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अभी का क्या है। इससे हमें ही सहूलियत होने वाली है विवेक जी। आगे की बैठकों में हम समझ पाएंगे कि हमारा गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा एनडीए गठबंधन, उनका मनोबल और कमजोर होता चला जाएगा। आप जिन प्रदेशों का जिक्र कर रहे थे ना, वो सारे के सारे प्रदेश, वहां की पूरी जनता आपको माकूल और बखूबी जवाब देगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। हालांकि हमारे चाहने मात्र से होने नहीं वाला है। ठीक है, हम एक बार अभिषेक क्या कहना चाह रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवेक जी। हमें लगता है कि हर किसी को इस पहलू को जरूर आजमाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में जब भ्रष्टाचारियों पर, उनके अकॉर्डिंग जो लोग भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश में, उनकी पार्टी के लोगों को छोड़कर संबोधन कर रहे थे, तो पटना वाले बता रहे थे, बार बार पटना को केंद्रित करके अपना बयान दे रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने बिहार का, पटना वासियों का अपमान ही किया। एक बार तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था, तब तो बोरों में भरकर बिहार वासियों ने उन्हें अपना नाखून और बाल भेजा था डीएनए की जांच के लिए। और फिर से इस तरह का बयान देकर बिहार के सेंटिमेंट्स को, पटना के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करते हैं। मैं दावे के साथ बता सकता हूं, जिस तरह की नीति इनकी रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं, जिस तरह से बिहार को लेकर जो दोहरा चरित्र इन लोगों का रहा है ताकि बिहार का विकास ना हो सके, बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाए, वो तो है ही। लेकिन जिस तरह का संबोधन वो लगातार करते आ रहे हैं और बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, जिस बिहार ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सांसद जितवा करके दिए थे, उस बिहार के लोगों का अपमान इन्हें आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। उषा विद्यार्थी, रुकिए, उषा विद्यार्थी, उषा जी भी है बिहारी, पूछिए इनसे कि बिहार का अपमान बर्दाश्त, मतलब जेडीयू से ऐसा मान रहे। प्रधानमंत्री जी इस बात के द्योतक बने हैं कि पटना को, बिहार को अपमानित कर रहे हैं। पटना जयप्रकाश जी की धरती है, इस धरती पर भ्रष्टाचारियों को जो बदलाव का वाहक रहा हो, आप अपमानित करके चले जाएंगे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बिहार वासी जाग चुके हैं, इसी बिहार से बदलाव की बयार रहेगी।